आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। हम लोग कक्षा 11 की सेकंड चैप्टर परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, जो कि जिसमें इलेक्ट्रॉन के बारे में यानी कि यह इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कैसे घूमती है, नाभिक की क्या गुण है यानी उसमें क्या क्या होती है के बारे में अध्ययन किया जाता है। प्रारंभ में डेमोक्रिटस और अरिस्टोटल नामक वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने अपनी अपनी परमाणु के बारे में सिद्धांत दिया था। इसके बाद 1808 में डाल्टन्स ने अपना थ्योरी दिया, जिसे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। यानी कि 1808 में डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी थी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इनके अनुसार इन्होंने अपने सिद्धांत में पहली बात कही थी कि जो द्रव्य है वो कई अविभाज्य कणों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। द्रव्य छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बनी होती हैं। कणों से मिलकर बनी होती हैं और जिसे परमाणु कहते हैं। दूसरी बात कही थी इन्होंने कि समान तत्वों की जो समान तत्वों की जो परमाणु होती हैं वो आकार एवं साइज में समान होती हैं। समान तत्वों के परमाणु आकार एवं द्रव्यमान में समान होते हैं। इसी प्रकार तीसरी बात थी असमान तत्वों के परमाणु आकार एवं द्रव्यमान में असमान होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो कि उन्होंने कहा था कि जो विभिन्न परमाणु हैं वो आपस में एक निश्चित अनुपात में जुड़कर या कंबाइन होकर यौगिक का निर्माण करते हैं।
यौगिक का निर्माण करते हैं। निर्माण करते हैं। इस पॉइंट का कहने का मतलब जैसे कि अगर आप अमोनिया को देखेंगे जिसकी फार्मूला होता है NH3, इसमें नाइट्रोजन अणु एवं हाइड्रोजन अणु का अनुपात जो कि 1:3 होता है, यानी कि 1:3 करने का मतलब यह एक निश्चित अनुपात हुआ। यानी कि फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक जो है कैथोड रेज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसको कैथोड रेज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, इसको माइकल फैराडे ने लगभग 1850 ईस्वी के करीब दिया था। इसमें एक विसर्जन नलिका होती है जिसमें वोल्टेज होता है, उसको हाई वोल्टेज रखा जाता है और इसमें थोड़ा गैस होती है जो कि लो प्रेशर होता है। इसको एक उसमें निर्वात पंप लगा होता है, उसके द्वारा उस गैस को निकाल के उसकी दाब कम किया जाता है। और इसमें 2 पतली छड़ होती है जो कि धातु की बनी होती हैं। एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। कैथोड नेगेटिव होता है और एनोड पॉजिटिव होता है। इसका कहने का मतलब यानी कि जब इलेक्ट्रॉन यानी कि कैथोड रेज, जिसमें कि कैथोड रेज जो कि ऋणात्मक फास्ट मूविंग यानी जो तेज गति से कुछ कण होती है जो मूव करती हैं, उसी से कैथोड रेज बना होता है। यानी कि यह पॉजिटिव से यह नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर चलता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यानी कि कैथोड रे पे नेगेटिव चार्ज होता है। फिर इसके डायग्राम से एक समझते हैं। कैथोड रेज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो किया गया था माइकल फैराडे ने 1850 में किया था। यानी कि इसमें जो इसका सेटअप था, इसमें पोटेंशियल यानी हाई रखा गया था और इसमें जो गैस रखा गया था वो गैस लो प्रेशर पे था और लो प्रेशर इस वैक्यूम पंप द्वारा किया गया था। जब इस वायर के थ्रू जब हाई पोटेंशियल दिया गया तो इस वायर के थ्रू आकर जब पोटेंशियल यहाँ पर कैथोड पे आया तो इसके संपर्क में जो थोड़ा बहुत गैस थी उससे इलेक्ट्रॉन निकलकर जो कि मतलब फास्ट मूव करने लगी। फास्ट मूव करने के कारण वो एक किरण की तरह जाने लगी जिसे कैथोड रेज कहते हैं। इस पे ऋणात्मक आवेश था जो कि कैथोड यानी नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट एनोड की तरफ मूव कर रही थी। कैथोड रेज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो हुआ था उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे क्या क्या होता है। यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि यह कैथोड प्लेट से निकलकर एनोड की ओर जाती है। यह कैथोड से एनोड की ओर गति करती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कैथोड किरण ऋणात्मक कणों से बनी होती है। फिर इसकी सेकंड पॉइंट था, सेकंड प्रॉपर्टीज
कि यह इस विसर्जन नलिका में जो गैस रखा गया था यह उस गैस पर डिपेंड नहीं करती है, यानी इस विसर्जन नलिका में कोई भी गैस रखा जाए, कैथोड रेज नेगेटिव पार्टिकल से बनी होती है, यानी इलेक्ट्रॉनों से बनी होती है, यानी कि यह गैस पे डिपेंड नहीं होती है। दूसरी पॉइंट, यह विसर्जन नलिका में रखे गए गैस पर निर्भर नहीं करती हैं। फिर थर्ड पॉइंट था, यानी कि थर्ड पॉइंट था यह कि जब यह कैथोड किरण कैथोड से एनोड की ओर जाती है, जब इसके मार्ग में हम कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो यह इसकी छाया उत्पन्न करती है। यानी कि इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो कैथोड रे है उसमें प्रकाश की भी कुछ गुण पाए जाते हैं, यानी यह कह सकते हैं कि यह सीधी रेखा में चलती है, जिससे हम इसके मार्ग में रखे ऑब्जेक्ट की छाया बनाती है। यानी कि थर्ड पॉइंट, यह किरण एक सीधी रेखा में चलती है, जिससे इसके मार्ग में रखे किसी वस्तु की छाया बना देती है। चौथा प्रॉपर्टीज है कि चौथा प्रॉपर्टीज यह है कि इसके मार्ग में जब हम किसी हल्के पैडल यानी पहिया को रखते हैं तो यह उस पैडल को यानी घुमा देती है। यानी कि कहने का यह मतलब जैसे निष्कर्ष से निकलता है कि यानी कि कैथोड किरण के पास द्रव्यमान होती है, इसमें कुछ गतिज ऊर्जा होती है जिससे कि यह पैडल को घुमा देता है। यानी कि कैथोड किरण में द्रव्यमान एवं गतिज ऊर्जा होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है पांचवा प्रॉपर्टीज। इसके बाद अब थोड़ा सा जगह नीचे नहीं है, आप लोग को नोट करना है तो कर लीजिए थोड़ा से। फिर इसके बाद देखेंगे पांचवा पॉइंट, यानी कि पांचवा प्रॉपर्टीज इसकी क्या थी।
इसकी पांचवा प्रॉपर्टीज यह थी कि जब इसके मार्ग में कोई थिन शीट यानी पतली चादर रखा जाता है तो इसको यह भेद देती है, यानी कि यह पतली पन्नी को भेद कर पार निकल जाती है। और इसका छठवां पॉइंट था कि इस किरण की जो E/m यानी कि जिसे बोलते हैं यानी चार्ज मास रेशियो यानी कि द्रव्यमान और आवेश का जो अनुपात होता है इसकी वह कांस्टेंट होता है, यानी यूनिवर्सल कांस्टेंट, जो कि 1.7 × 10 के घात 1.76 × 10 के घात पे 11 कूलाम होता है। यानी कि इसकी Q/m या आवेश बटा द्रव्यमान की अनुपात सार्वत्रिक नियतांक या जिसे यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं सार्वत्रिक नियतांक होती है। सार्वत्रिक नियतांक होते हैं जो कि 1.76 × 10 के घात पे 11 चार्ज पर केजी होता है, यानी कूलाम पर केजी होता है। इसके बाद यही टॉपिक है, यानी कि चार्ज टू मास रेशियो, जिसको थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट करके निकाला था। अब ये जो इसकी Q/m रेशियो है, यह सार्वत्रिक नियतांक क्यों होती है, इसके बारे में भी अभी बात कर रहे हैं। क्योंकि इसकी जो Q/m रेशियो है वो कांस्टेंट इसलिए होती है, जैसे कि अगर मान लीजिए विसर्जन नलिका में कोई हाइड्रोजन गैस रखा गया है, जब इसको हाई वोल्टेज हम लोग दिए तो इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी ये H पॉजिटिव हो गया। जो कैथोड रे था वो यही था, मतलब इलेक्ट्रॉन था, यानी कि इसमें जब गैस जो रखा गया था यह इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव कर रहा था, तो ये किरण के रूप में यानी कैथोड से एनोड की ओर जा रही थी। आप लोग जानते होंगे कि कोई भी इसमें गैस ले जाए, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे हीलियम हो, चाहे ऑक्सीजन हो, उसकी आप जो इलेक्ट्रॉन होती है, यानी कि ये भी एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर हीलियम पॉजिटिव बना देता है। तो इसमें यह होता है कि आप ये जो इलेक्ट्रॉन है सभी के लिए कांस्टेंट होता है, यानी कि कोई भी गैस हो इलेक्ट्रॉन निकलती है। अब इलेक्ट्रॉन की आवेश 1.6 × 10 के घात पे -19 कूलाम होता है, जो कि कांस्टेंट होता है। अब इलेक्ट्रॉन की मास भी 9.1 × 10 के घात पे -31 kg होती है, वो भी कांस्टेंट होता है। तो जब उसी को गणना किया गया तो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट आता है, यानी कि जिसे सार्वत्रिक नियतांक कहता है,
इसकी वैल्यू ये आता है, यानी 1.76 गुणे 10 की घात पे 11 कूलाम पर केजी आता है। इसको जो ये Q/m है इसको एक्सपेरिमेंटली यानी कि निकाला गया। इसको जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट करके निकाला, उसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। पहले ये हम बता दे रहे हैं कि जो इसमें वोल्टेज था वो हाई क्यों था। तो हाई वोल्टेज लेने का कारण यह था कि अगर मान लीजिए उसमें कोई भी गैस रखा गया है, हाइड्रोजन है या कोई भी गैस हो, ये इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक है, तो आप जानते ही होंगे कि जो नाभिक है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे रहेगी, यानी खींचता रहेगा। अब इसको बाहर निकालने के लिए हमको कुछ इसको एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी, यानी इसको एनर्जी हम देंगे तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अब एनर्जी हमको इसको देना है, एनर्जी बराबर होता है वर्क डन। वर्क डन यानी इस प्रोसेस में जो होता है वर्क डन, हम तो इसको अपने से तो बाहर निकाल नहीं देंगे, तो इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है जो कि चार्ज इनटू विभवांतर, जिसे पोटेंशियल कहते हैं, ये होता है। यहाँ पर चार्ज, इलेक्ट्रॉन की चार्ज तो कांस्टेंट होता है, पर जो ये पोटेंशियल इसको हम बढ़ा घटा सकते हैं, यानी कि जब यह किसी स्टेट में था तो यह नहीं निकल रहा था, यानी जब हम हाई वोल्टेज किए हम लोग, जब वो माइकल फैराडे ने एक्सपेरिमेंट करते समय जब वोल्टेज को हाई किए तो इलेक्ट्रॉन निकलकर यही कैथोड से एनोड के ओर जाने लगा, जिससे कि हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट थी कैथोड के एक्सपेरिमेंट के लिए, जो कि लगभग 10,000 वोल्ट के करीब था। फिर लो प्रेशर लेने का कारण यह था कि जब ये कैथोड से एनोड की ओर मतलब गति करे तो इसके मार्ग में रुकावट न आए, यानी कि ये आसानी से कैथोड से एनोड की ओर मूव कर सके, यानी गति कर सके, इसलिए लो प्रेशर रखा गया था। अब इसके बाद ये आता है Q/m रेशियो, जिसको जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंटली मतलब बताया था, तो उसके बारे में अब बात कर रहे हैं। उसमें भी एक डायग्राम आता है, उसको भी समझना है। तो आइए हम अब चार्ज टू मास रेशियो यानी जे थॉमसन जो कि 1897 में दिए थे, उसके बारे में जानते हैं। इसके पहले जो हम कैथोड रेज की प्रॉपर्टी देखे थे, कैथोड किरण की, उसमें जो आया था कैथोड किरण की चार्ज और अनुपात का अनुमान जो कि होता है 1.76 गुणे 10 के घात पे 11 कूलाम पर किलोग्राम। इसके बारे में मतलब ये कहाँ से आया था, यही जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंटली बताया था। इसमें यही सेटअप था, ये एक स्फुरदीप्ति स्क्रीन था, इसमें ये इलेक्ट्रिकल फील्ड था, यानी कि विद्युत क्षेत्र, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट। इसमें एक चुंबक भी था जिसकी दक्षिणी सिरा ये है और इसकी उत्तरी सिरा ये है, ये दक्षिणी सिरा है। और ये कैथोड, यहाँ से किरण निकल रही थी, कैथोड किरणें यहाँ पे जा रही थी। जब जे थॉमसन ने सबसे पहले इलेक्ट्रिकल फील्ड लगाए थे यानी विद्युत क्षेत्र, तो ये जो कैथोड किरण था वो यहाँ पे ए पे आ रहा था, यानी कि इसको सीधे आकर बी पे टकराना चाहिए, तो ये थोड़ा सा ऊपर टकरा रहा था। जब उन्होंने केवल मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो ये कैथोड किरण जो है वो बी के सिवाय सी पे आकर टकरा रही थी। जब उन्होंने दोनों क्षेत्र लगाया, यानी कि विद्युत क्षेत्र और मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, जब दोनों क्षेत्र लगाया यानी चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, तो जो केवल विद्युत क्षेत्र पे ए पे हिट कर रही थी कैथोड किरण और मैग्नेटिक फील्ड लगाने पे सी पे टकरा रही थी कैथोड किरण। जब दोनों उन्होंने एक साथ लगाया तो यह किरण बी पे टकरा रही थी। तो इन्होंने निष्कर्ष निकाला
कि चुंबकीय बल बराबर विद्युत बल। यानी कि अगर यहाँ दोनों बराबर कब होगी, यानी जिस बल से इलेक्ट्रिकल फील्ड इसको अपनी ओर खींचेगा, यानी जिस बल से मैग्नेटिक फील्ड इसको अपने, यानी दोनों बराबर बल से खींच रहे थे। जब दोनों एक साथ लगाया गया तो ये इसको अपनी ओर खींच रहा था, और कैथोड किरण को ये अपनी ओर खींच रहा था, यानी दोनों का प्रभाव निगलेक्ट होकर यह कैथोड किरण बी पे टकरा रहा था। यानी कि चुंबकीय बल बराबर विद्युत बल। चुंबकीय बल का सूत्र होता है क्यू वी बी, और विद्युत बल का होता है क्यू इंटू के ई। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है और यहाँ पे भी मैग्नेटिक क्षेत्र तीव्रता है। अब यानी कि ये भी चार्ज है इलेक्ट्रॉन की, ये चार्ज है इलेक्ट्रॉन की, ये इलेक्ट्रॉन की वेग है। तो यहाँ से हम क्यू और क्यू काट सकते हैं, यानी कैंसिल हो सकता है। तो भी बराबर हम लिख सकते हैं ई अपान के बी। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब जो अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को चुंबकीय बल में जब हम गति, यानी जब उसको रखते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, तो क्या होता है, वो जो चार्ज पार्टिकल होता है, यानी कि उसमें कुछ आवेश होता है, जब वो गति करने लगता है चुंबकीय क्षेत्र में, तो उसकी जो पथ होता है वो सर्कुलर पथ, यानी वृत्तीय गति करता है। और उस वृत्तीय गति में उस पर जो चुंबकीय बल लगता है और उसकी जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, यानी अपकेंद्र बल, वो दोनों बराबर होता है। यानी यहाँ हम लिख सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स चूंकि जब चार्ज पार्टिकल को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसकी जो पथ होती है वो सर्कुलर होती है। चुंबकीय क्षेत्र में चूंकि जब चार्ज पार्टिकल को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसकी पथ वृत्तीय, यानी कि सर्कुलर हो जाती है, जिसमें, यानी कि इसलिए चुंबकीय बल यानी कि जब हम चार्ज पार्टिकल को चुंबकीय क्षेत्र पे रखते हैं तो उसकी जो गति होती है, यानी पथ होता है, वो सर्कुलर हो जाता है, जिसमें उस चार्ज पार्टिकल पे जब कोई फोर्स लगता है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, जिसे अपकेंद्र बल कहते हैं, अपकेंद्र बल, और उस फील्ड में यानी चुंबकीय क्षेत्र में जब वो चार्ज रखा जाता है उस पर जो क्षेत्र, यानी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो उस पर बल लगता है उस चार्ज पार्टिकल पर, वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। यानी कि चुंबकीय बल बराबर अपकेंद्र बल, चुंबकीय बल बराबर होता है क्यू भी बराबर एम भी स्क्वायर अपन आर। एम क्या होता है, उस चार्ज पार्टिकल की मास, भी क्या होता है, उस चार्ज पार्टिकल की वेग, और आर क्या होता है, जब वह चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उस सर्कुलर मोशन में जो पाथ क्रिएट होता है, पाथ बनता है, उसकी रेडियस क्या होता है, ये है। यानी कि यहाँ से अब यानी कि हो गया एम भी स्क्वायर अपन आर। अब क्यू भी
V इज इक्वल टू mv²/r। यहाँ से भी का मान देखा जाए तो q/v/r/km इंटू के भी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर देखेंगे तो v बराबर E/v इक्वेशन नंबर 1 और v बराबर q/v/r/m ये दूसरा इक्वेशन है। अब समीकरण 1 एवं 2 से यानी समीकरण 1 यहाँ पर है E/v इज इक्वल टू समीकरण 2 यहाँ पर है q इंटू के v इंटू के r बटा m। हम यहाँ पर समीकरण 1 एवं 2 में यानी v बराबर q/v/r/m था, यहाँ पर भी v बराबर E/v था, इसलिए बराबर कर दिए हैं। तो यहाँ से q/m यानी कि E इंटू के E/v² इंटू के r इज इक्वल टू q/m। यानी कि जब जे थॉम्सन ने एक्सपेरिमेंट करके ये इक्वेशन निकाला तो इसमें यानी q/m बराबर E/v² इंटू r आया। जब उन्होंने यह एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उसमें उनको E का मान भी पता था, B का मान भी पता था। यहाँ पर बता दे रहे हैं E क्या है, B क्या है और R क्या है। ये R जो था रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, जो यानी कि इलेक्ट्रॉन द्वारा क्रिएट किया गया था। और यहाँ m है इलेक्ट्रॉन का मास। हो गया यानी E। जब जे थॉम्सन यह एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उनको ये वैल्यू और R भी पता था, तो उन्होंने q/m, यहाँ q है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ये तीनों वैल्यू उनको पता था यानी E, B, R, जब उनको तीनों वैल्यू पता था तो वहाँ इस सूत्र द्वारा उन्होंने q/m का मान निकाला, जो कि 1.76 × 10⁻11 कूलाम पर kg आया। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है यानी कि कैथोड रेज हो गया, उसके बाद चार्ज टू मास रेशियो हो गया। फिर इसके बाद आता है एनोड रेज, जिसमें कि न्यूट्रॉन यानी उसको प्रोटॉन को खोजा गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक वही है, अब उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।